रमा किचन में विनोद का नाश्ता बना रही थी। अभी तो उसे विनोद के लिए लंच भी तैयार करना था। वह गाना गुनगुनाती हुई तेजी से हाथ चला रही थी। 9 बजे तक उसने नाश्ता और खाना दोनों तैयार कर लिया। बीच बीच में विनोद आकर उससे ठिठोली भी करता रहा और कभी सब्जी काटने में तो कभी लंच बॉक्स पैक करने में उसकी मदद भी करता रहा। रमा और विनोद के प्रेम विवाह को अभी 3 महीने ही हुए थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते थे। कॉलेज के दिनों का प्यार था दोनों का, और विनोद की नौकरी लगते ही दोनों ने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज कर ली। रमा और विनोद दोनों के घर वाले इस विवाह के खिलाफ थे और उनके विवाह में शामिल भी नहीं हुए थे। अपने अपने परिवारों से दूर कॉलेज के दोस्तों की मदद से विनोद ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली। 10 बजे विनोद ऑफिस चला गया। रमा ने बाकी काम समेटे और अपने बेडरूम में चली गई। पलंग की साइड टेबल पर दोनों की खूबसूरत तस्वीर लगी थी। तस्वीर की फ्रेम बड़ी आकर्षक थी। गोल्डन कलर की जालीदार नक्काशी वाली फ्रेम। रमा ने तस्वीर उठा ली। तस्वीर में लगे रमा और विनोद मुस्कुरा रहे थे। रमा बड़े जतन से तस्वीर को साफ करने लगी अपने पल्लू से। मुस्कुराते हुए उसने तस्वीर वापस साइड टेबल पर रख दी। रमा सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने छोटे से घर को भी बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती। अलमारियों में कपड़े करीने से रखे रहते। पलंग की चादर पर कभी भी एक सिलवट नजर नहीं आती। तकिए के लिहाफ सब धुले धुलाए रहते। विनोद के कपड़े वह अपने हाथों से प्रेस करती। विनोद अक्सर उसे बाहों में भरकर कहता, छोटा सा साधारण सा घर है, तुम क्यों सारा दिन इसे चमकाने और साफ सफाई में लगी रहती हो? कम से कम प्रेस के लिए मेरे कपड़े ही लॉन्ड्री में दे दिया करो। सारा दिन इतनी मेहनत करती रहती हो, काम ही क्या रहता है मुझे, और अपने हाथ से तुम्हारा सारा काम करना मुझे अच्छा लगता है। रमा अपनी कमर के इर्द गिर्द कसे विनोद के हाथों को और भी कस लेती है। तुम सारा दिन घर पे अकेली रह जाती हो, मुझे भी आजकल ऑफिस में देर हो जाती है। क्या करूं, नया बॉस बहुत खड़ूस है, काम में जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा प्रमोशन भी ड्यू है। सोच रहा हूँ तनख्वाह बढ़ जाएगी तो तुम्हें घर के लिए थोड़ा ज़रूरत का सामान दिलवा दूंगा या फ्रिज खरीद लेंगे। बस तुम्हें इतनी देर घर पर अकेले छोड़ना मुझे बहुत अखर जाता है। एक दिन देर शाम को घर पहुंचे विनोद ने रमा के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी समझती हूँ, आखिर तुम इतनी मेहनत अपने घर के लिए ही तो कर रहे हो। रमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो बस इस बात का हमेशा दुख रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे नाता तोड़ लिया। रमा के स्वर में अचानक उदासी घिर आई। अगर वे सचमुच मुझे प्यार करते तो क्या उन्हें मेरी खुशियों की परवाह नहीं होती? क्या वे मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करते? लेकिन नहीं, उन्होंने तुम्हें तो स्वीकार किया ही नहीं, वरन मुझसे भी नाता तोड़ लिया। जाने दो, वैसे भी जिन्हें मेरी पत्नी की परवाह नहीं, जो मेरी रमा को अपना नहीं मानते, स्वीकारते नहीं, वे रिश्ते मेरे लिए बेमानी है। विनोद के स्वर में रमा के लिए अपनापन और अपने अभिभावकों के लिए वितृष्णा थी। लेकिन फिर भी विनोद, मेरी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन सब तुमसे दूर हो गए। मुझे सचमुच बहुत अपराध बोध सा होता है। तुम्हें अपराधी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं रमा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम जबरदस्ती तो आई नहीं हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने तुमसे प्यार किया है। मम्मी पापा अगर अपने बच्चों से सम्मान चाहते हैं तो उन्हें भी बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। विनोद ने तल्ख स्वर में कहा, फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ एक बार और जाना चाहिए। आखिर वे तुम्हारे अपने। छोड़ो भी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं उस घर में तभी पैर रखूँगा जब वे तुम्हें अपना लेंगे और खुद आकर तुम्हें उस घर में ले चलेंगे। विनोद का प्यार रमा को भाव विभोर कर गया। वह विनोद की बाहों में सिमट गई। रमा धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से विनोद के लिए समर्पित करती गई। लेकिन उधर विनोद का प्रेम धीरे धीरे रमा के प्रति कम होता गया, और जैसे जैसे विनोद के प्रेम का खुमार उतरता गया, उसके मन में यह बात आने लगी कि उसके अपने तो उसके घर वाले हैं और रमा के लिए वह अपने अपनों को क्यों छोड़ दे। विनोद को बहुत अच्छे से पता था कि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर रमा को नहीं अपनाएंगे, तो क्या वह अपने घर वालों से हमेशा दूर रहेगा? वक्त बीतने के साथ साथ
प्यार का खुमार अब काफ़ी हद तक उतर चुका था। धीरे धीरे रमा को भी एहसास होने लगा था। शादी को करीब 1 साल बीत चुके थे कि ऑफिस से आने के बाद एक दिन विनोद ने गुस्से में बोला, यह क्या सिर्फ खिचड़ी बनाई है? आज बहुत थक गई थी, खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं सारा दिन तुम कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि इतना थक जाती हो। रात विनोद देर तक रमा के खर्राटे सुनता हुआ जागता रहा और सोचता रहा, यह बेवकूफ़ औरत कितने खर्राटे भरती है, कैसे मैं इसके प्यार में पागल हो गया था। एक दिन रमा ने विनोद से कहा, सुनो, एक फ्रिज ले लेते हैं, खाना और दूध अक्सर ख़राब हो जाता है। अभी तो पैसे नहीं हैं, 1-2 महीने बाद देखेंगे। क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी तनख्वाह काफ़ी बढ़ गई है। फिर विनोद चुप रहा। 4-6 बार सवाल करने पर विनोद का जवाब मिला, बहन की शादी तय हो गई है, पापा को पैसे चाहिए थे, उन्हें दे दिए। यानी तुम अपने घर जाने लगे? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ? मुझे बताया भी नहीं। वे लोग तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं है। फिर भी तुम वहाँ गए, पर तुम तो कहते थे कि जब तक वो लोग मुझे नहीं अपना लेते तुम भी वहाँ नहीं जाओगे। अगर वो लोग तुम्हें उम्र भर नहीं अपनाएंगे तो क्या मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने मम्मी पापा से नाता तोड़ लूँ? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ा है। तुम्हारी बात अलग है, लड़कियां तो वैसे भी अपना घर द्वार छोड़कर आती हैं। लेकिन और एक बहुत लंबी और तीखी बहस। रमा का मन बहुत आहत हुआ। पुरुष की भी कैसी मानसिकता है, जब तक स्त्री उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती उसके कदमों पर झुके रहते हैं, और जैसे ही स्त्री पुरुष के प्यार को स्वीकार कर लेती है उसे अपने पैरों तले दबाए रखने की प्रवृत्ति पनप जाती है पुरुषों में। यह तो पहली चोट है। पता नहीं पुरुष मानसिकता के अभी कितने रंग दिखाई देने बाकी हैं विनोद के स्वभाव में। खैर, रमा अपना घर संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि विनोद के लिए उसने भी अपने घर वालों से सारा नाता तोड़ लिया था और विनोद के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। विनोद को वह दिलो जान से चाहती थी। घर का पिछले दिनों से चला आ रहा तनावपूर्ण माहौल काफ़ी सामान्य बना लिया था उसने। खुद को भी उसने मोहल्ले की औरतों के साथ व्यस्त कर लिया था, ताकि उसके मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं वह ना आए और वह खुश रहे, जिससे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहे। लेकिन बात वही है ना, स्त्री का मन और पुरुष का मन बहुत अलग अलग होता है। विवाह के पश्चात स्त्री के लिए उसका पति सर्वस्व हो जाता है, लेकिन पति के लिए कुछ वक्त तक ही उसकी पत्नी सर्वस्व रहती है। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है कुछ पुरुषों का प्रेम कम होता जाता है। यह बात अब रमा को समझ में आ रही थी और विनोद उन कुछ पुरुषों में से ही था। क्या तुम जब तक दूसरों के यहाँ जाकर बैठी रहती हो? जरा वक्त का ध्यान रखा करो। ऑफिस से थके हारे आओ और दरवाजे पर खड़े रहकर रानी साहिबा की राह देखते रहो। तो मुझे क्या पता था कि तुम आज जल्दी आ जाओगे। रोज़ तो 9-9 बजे तक आते हो, फिर भी तुम्हें शाम से ही घर पर रहना चाहिए था। मैं कभी भी आऊँ। रचना के पति टूर पर गए हैं, वह अकेली थी और मैं भी, इसीलिए उसके पास जाकर बैठी थी। यहाँ दिन भर अकेले पड़े रहो और रात को भी आधी रात में आते हो। कितना अकेलापन सहूँ मैं भी। रात आता हूँ तो मेहनत करके ही तो आता हूँ, कोई फिल्म देखकर या दोस्तों से गप्पे लड़ाकर नहीं आता। मैं मेहनत भी तो घर के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, पता है तुम किन के लिए मेहनत कर रहे हो। अकेलापन सहूँ मैं और सारा पैसा जाए तुम्हारे मम्मी पापा की जेब में, और अपने घर में एक एक चीज़ के लिए मैं तरसती रहूं, और साथ ही साथ तुम्हारा मुफ्त का रौब भी बर्दाश्त करती रहूं। रमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। रात को विनोद को एहसास हुआ कि उसने रमा के साथ अनुचित व्यवहार किया है। उसने रमा की पीठ पर हाथ रखा। रमा ने उसका हाथ झटक दिया। पिछले 1.5 महीने में बहुत कुछ हो गया। विनोद की बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसमें रमा शामिल नहीं हुई, जिस पर रमा और विनोद में जमकर बहस हुई। विनोद के दोस्तों से रमा को खबर मिली कि विनोद का अधिकांश पैसा उसके घर वालों की इच्छाओं और सुविधाओं की भेंट चढ़ रहा है। विनोद के घर वालों की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उनकी उम्मीदों पर जो चोट पहुंचाई थी, अब उसकी भरपाई उन पर पैसा खर्च करके करना चाह रहा था। दोस्तों के बहुत समझाने पर वह रमा के लिए एक छोटा सा फ्रिज ले आया। मम्मी पापा भाई बहनों पर खर्च करना अलबत्ता बदस्तूर जारी है।
पैसे की चमक शायद उसकी गलती की कालिख को पोंछ दे। रमा को घर खर्च के नाम पर भी अब पैसा मिलना बंद हो गया। विनोद खुद ही घर में ज़रूरत के हिसाब से राशन पानी और सामान लाने लगा। रमा को समझ में आ चुका था कि अब विनोद का मन उससे भर चुका है। वह जो प्यार की बड़ी बड़ी बातें किया करता था, वह सारी बातें उसके माँ बाप और भाई बहन के खून के रिश्ते के आगे खत्म हो चुकी हैं। लेकिन रमा को यह भी पता था कि विनोद के प्यार में आकर उसने अपने घर वालों से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। वह पूरी तरह से विनोद के ऊपर निर्भर है और अगर विनोद ने उसे दगा दे दिया तो उसका जीवन बर्बाद होना तय है, क्योंकि उसे पता था विनोद के माँ बाप ने तो उसे माफ़ करके अपना लिया है बिना उसकी पत्नी के, लेकिन उसके माँ बाप शायद उसे माफ़ करके कभी नहीं अपना पाएंगे, और अगर अपनाएंगे भी तो उसके पति के साथ, ना कि बिना उसके पति के। रमा ने कहीं से दबी दबी यह खबर भी सुनी कि विनोद के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे हैं अपनी पसंद की, और शायद विनोद ने हाँ कर दी होगी, तभी तो यह सब कुछ हो रहा है। रमा ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वह विनोद को फिर से अपना बनाकर रहेगी, क्योंकि वह सच में विनोद से बहुत प्यार करती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर विनोद उससे अलग होता तो उसका जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो जाता, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। विनोद अब बहुत कम रमा के पास आने लगा था, लेकिन जब भी आता रमा उसका पूरा ख्याल रखती। रमा के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। रमा विनोद के कुछ भी मांगने से पहले उसके सामने हाजिर कर देती थी। उसके एक एक काम का वह ध्यान रखती थी। उसे सब कुछ पता होता था कि किस वक्त विनोद को पानी चाहिए और किस वक्त चाय, कब विनोद को अपनी गाड़ी की चाबी चाहिए होती थी और कब उसे टीवी ऑन करना होता था। रमा को मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही थी, पर उसे पता था यह मेहनत एक दिन ऐसा रंग लाएगी कि विनोद सिर्फ और सिर्फ उसका होगा, क्योंकि रमा को विनोद के एक दोस्त ने बताया था कि विनोद की माँ ने उसकी माँ से बोला है, उस रमा को तो मैं दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकूंगी। मेरे बेटे को बहका कर ले गई थी ना, मुझे उससे हर हाल में अपने बेटे को अलग करवाना है और यह मेरी जिद है। मैं अंधी लंगड़ी कैसी भी लड़की अपने बेटे की ज़िंदगी में ले आऊँगी, लेकिन उसे अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा बेटा काफ़ी वक्त तक मुझसे दूर रहा था और उसका बदला तो मुझे लेना ही है। रमा सोचने लगी, कहाँ वह शुरू शुरू में विनोद को समझाती थी कि माँ बाप से माफ़ी मांग लो और उनके साथ रहो। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसका और उसके माँ बाप का नाता टूटे, और कहाँ यहाँ उल्टा हो रहा था कि विनोद के माँ बाप यह चाहते थे कि विनोद हर तरह से रमा को भूल जाए और रमा का घर बर्बाद हो जाए। बेटे को तो अपना लिया, लेकिन बहू की ज़िंदगी तबाह करने पर लगे हुए थे। लेकिन रमा ने अपनी ज़िंदगी खुद संवारने का फैसला ले लिया था। रमा ने सोच लिया था कि एक ना एक दिन विनोद खुद उसके पास आएगा या फिर उसे अपने घर में जगह दिलवाएगा। विनोद धीरे धीरे रमा के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होता जा रहा था, क्योंकि रमा ने माहौल ही ऐसा बना दिया था। विनोद जब भी रमा के पास आता उसे ऐसा लगता जैसे वह जन्नत में आ गया है। कुछ भी उसके बोलने से पहले ही उसके सामने हाजिर हो जाता। रमा उसके एक एक चीज़ का ख्याल रखती, उसे कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ता था। रमा ने पूरी तरह से विनोद को अपने ऊपर आश्रित कर लिया था और विनोद की वैसी ही आदत पड़ती जा रही थी। विनोद अब जब अपने घर में रहता तो उसे उस तरह की सुविधा नहीं मिलती जिस तरह से रमा उसके लिए करती थी। घर में अगर माँ को एक कप चाय बनाने के लिए बोलता तो माँ बहन से बोलती, बहन दोबारा माँ से ही बोलती, और फिर माँ बोलती, अभी जब सबके लिए चाय बनेगी तब तू भी पी लेना, मुझसे बार बार चाय बनाने के लिए किचन में नहीं जाया जाएगा। अगर कुछ अलग खाना बनाने को बोलता तो माँ बोलती, जो बना है चुपचाप खा ले, पता है तेरी रमा तुझे बहुत छप्पन भोग बनाकर खिलाती होगी, वहाँ तो रूखा सूखा खाकर भी जुबान नहीं खुलती होगी, और यहाँ पकवान पर पकवान चाहिए। लेकिन रमा के पास उल्टा ही था। विनोद अगर एक पकवान बनाने को बोलता तो रमा उसे 10 अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, बल्कि उसके बिना बोले ही रोज़ नई डिश बनाकर खिलाती। ऑफिस जाने से पहले उसके धुले प्रेस किए कपड़े उसके सामने हाजिर रहते, तैयार होकर बैठते ही उसके सामने चाय और नाश्ता हाजिर रहता। दोपहर के लंच के लिए रोज़ नया नया आइटम टिफ़िन में होता।
शाम में जब घर आता तो पूरा घर सजा हुआ और सामने रमा भी काफ़ी सजी हुई साफ सुथरी सी दिखती। सुंदरता में तो रमा का कोई जवाब था ही नहीं, जो कि अब और भी ज़्यादा निखरता जा रहा था, क्योंकि रमा अपने सौंदर्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। विनोद को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसके बोलने से पहले ही रमा उसके आगे वह चीज़ हाजिर कर देती। विनोद चाहे उसे कितने भी कड़वे वचन बोल दे, रमा उसे कभी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि रमा ने सोच रखा था कि वह विनोद को ऐसा बना देगी कि विनोद उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी ना कर सके। और सच में यही हो रहा था। विनोद अब पूरी तरह से रमा के ऊपर आश्रित हो चुका था और रमा के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उधर विनोद के माँ बाप विनोद के लिए लड़कियां देख रहे थे, लेकिन अब विनोद ने अपने घर जाना काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि जब भी वह घर जाता उसे परेशानी होती। उसे रमा की आदत पड़ चुकी थी और रमा यही तो चाहती थी। वह कभी भी विनोद के माँ बाप की बुराई उससे नहीं करती थी। विनोद जो बोलता, जैसा बोलता, सब कुछ मानती थी। उधर विनोद की माँ ने विनोद के लिए एक लड़की को पसंद कर लिया था और विनोद से बोला, अब जल्दी से उस रमा से तलाक ले ले, मैं तेरी शादी जल्दी से करवा देती हूँ, लड़की मैंने पसंद कर ली है। विनोद ने बोला, पागल हो गई हो क्या माँ? वह तो मैंने गुस्से में शादी के लिए हाँ कर दी थी। उस वक्त मेरी रमा से लड़ाई हुई थी और तुमने सच में मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। मैं शादीशुदा हूँ, रमा मेरी पत्नी है। विनोद की माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या? वह होगी तेरी पत्नी, लेकिन इस घर की बहू नहीं है। चुपचाप उससे किनारा कर और हमारी पसंद की हुई लड़की से शादी कर। विनोद को बहुत अच्छे से पता था कि रमा का उसके ज़िंदगी में क्या महत्व है, और अगर रमा उसकी ज़िंदगी से गई तो वह बिल्कुल असहाय महसूस करने लगेगा, क्योंकि रमा ने उसे इसी तरह का बना दिया था। विनोद की माँ ने भी गौर करना शुरू कर दिया था कि अब विनोद घर में बहुत कम आता है और रमा के साथ ही ज़्यादा रहता है। विनोद ने साफ साफ बोल दिया कि अगर मुझे अपनाना है तो रमा को भी अपनाना पड़ेगा, वह इस घर की बहू है। विनोद के माँ बाप को हैरानी हो रही थी कि यह क्या हो गया। रमा को तो हमने पूरी तरह से विनोद की ज़िंदगी से हटा दिया था, वह दोबारा कैसे उसकी ज़िंदगी में आ गई? और उन्होंने रमा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिससे विनोद और चिड़चिड़ा सा हो गया। उसे याद आने लगा कि रमा ने कभी भी उसके माँ बाप, भाई बहन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। फिर वह लोग रमा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते हैं? वह तो मेरा भी कितना ख्याल रखती है, जितना कि वह लोग कभी नहीं रखते। मैं रमा के बिना नहीं रह सकता, उसने सोच लिया था, और आज उसने साफ शब्दों में अपने माँ बाप को बोल दिया, अब मैं भी इस घर में तभी आऊँगा जब मेरी पत्नी भी इस घर की बहू बनकर आएगी, वरना भूल जाइए मुझे, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं, तो मुझे मेरी पत्नी के साथ स्वीकार कीजिए। कहकर विनोद घर से निकल गया और रमा के पास पहुंच गया। उसके आते ही रमा गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियाँ ले आई। आज मौसम बहुत अच्छा है, चाय के साथ पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगेगी। विनोद ने रमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो रमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं भूल गया था मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए सर्वस्व हो, और अब मैं अपने घर तभी जाऊँगा जब मेरे मम्मी पापा तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे कदम बहक गए थे, लेकिन अब मैंने सब कुछ ठीक करने का फैसला कर लिया है। हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा को भी मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हारे भी अपने मायके से रिश्ते सुधर सकें, क्योंकि मुझे पता है तुमसे अधिक प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रमा ने आज अपनी होशियारी, प्यार और समर्पण से अपने पति को वापस पा लिया था, और वह विनोद के गले लगकर मुस्कुरा रही थी, या बोलते हुए कि नहीं विनोद, सिर्फ रमा तुम्हारे लिए सर्वस्व नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा और परिवार की भी तुम्हारे जीवन में जगह होनी चाहिए। क्योंकि रमा को बहुत अच्छे से पता था कि पति को अपने काबू में कैसे रखना है। पहले तो वह चाहती थी कि विनोद का उसके घर वालों से रिश्ता सुधर जाए, जो कि उसकी वजह से बिगड़ा था, लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसने तो सबका अच्छा सोचा था, पर इससे उसका खुद का घर बिगड़ गया था, जिसमें कि उसके ससुराल वालों ने पूरा योगदान किया था। तो अब उसने फैसला कर लिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ
अपने घर परिवार और खुशियों के बारे में ही पहले सोचेगी। लेकिन इस तरीके से कि विनोद को बिल्कुल भी बुरा न लगे और रमा हमेशा उसकी नज़रों में सही रहे और विनोद हमेशा उसका रहे, सिर्फ और सिर्फ उसका।